चलो हम लोग अब बात करते हैं सेकंड चैप्टर की, इसमें टूल्स फॉर इलेक्ट्रीशियन। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आता है कि SWG का फुल फॉर्म क्या है। SWG का फुल फॉर्म क्या है? तो SWG का फुल फॉर्म क्या है? स्टैंडर्ड वायर गेज। क्या होता है? स्टैंडर्ड वायर गेज। तो हमारा सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। तो SWG का फुल फॉर्म क्या होता है? स्टैंडर्ड वायर गेज होता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि किसका उपयोग तार का गेज नापने के लिए किया जाता है? तार का गेज नापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तार का गेज नापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो माइक्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? माइक्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी। हाइड्रोमीटर का उपयोग कहाँ करते हैं? हाइड्रोमीटर का उपयोग करते हैं द्रव का विशिष्ट गुरुत्वाकर्षण मापने के लिए। ठीक है, इंग्लिश में क्या होता है? स्पेसिफिक ग्रेविटी। ठीक है, हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर पर बैटरी में यूज करते थे, बैटरी में यूज करते थे हाइड्रोमीटर का। ठीक है, बैटरी के द्रव का अपेक्षित घनत्व नापने के लिए, मतलब विशिष्ट गुरुत्व। ठीक है, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी। ठीक है, तो हाइड्रोमीटर का यूज कहाँ करेंगे? स्पेसिफिक ग्रेविटी का, इस स्पेसिफिक ग्रेविटी को नापने के लिए किया जाता है। ठीक है, टैकोमीटर का पढ़ ही चुके हो। टैकोमीटर का यूज कहाँ करते हैं? मोटर की घूर्णन नापने में, मोटर की घूर्णन गति नापने में टैकोमीटर का यूज करते हैं। मल्टीमीटर का यूज कहाँ करते हैं? मल्टीमीटर का यूज कहाँ करते हैं? तो मल्टीमीटर मतलब मल्टीपर्पज़ आदमी नहीं बोलते, मल्टीपर्पज़ आदमी। मल्टीपर्पज़ उसको आदमी बोलते हैं जैसे उसको बहुत सारे काम आते हो। ठीक है, खाना बनाना भी आता हो, कपड़े प्रेस करने भी आते हो, कपड़े धुलने भी आते हो, मतलब कि मल्टीपर्पज़ काम आ रहे हैं। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं मल्टीपर्पज़। मल्टी मतलब होता है सारे काम करता हो। तो इसका भी मल्टीपर्पज़, यानी कि ये वोल्टेज को भी नापेगा, विभवांतर को भी नापेगा, करंट को भी नापेगा और रेजिस्टेंस को भी नापेगा। तो ये मल्टीपर्पज़, यानी कि इससे हम लोग वोल्टेज भी नापते हैं, करंट भी नापते हैं और रेजिस्टेंस भी नापते हैं। ये मल्टीमीटर होता है। तो क्वेश्चन के हिसाब से क्या आंसर होगा? क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है कि किस तार का उपयोग गेज नापने के लिए करते हैं? तो माइक्रोमीटर का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो माइक्रोमीटर का उपयोग तार का गेज नापने के लिए किया जाता है। ठीक, थर्ड नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। देखो ये देखो लिखा हुआ हमारा, इसको लिख लेना चाहे। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन फॉर्म में लिख लो, एक क्वेश्चन लिखो। लिखो हाइड्रोमीटर, टैकोमीटर, मल्टीमीटर। हाइड्रोमीटर, टैकोमीटर, मल्टीमीटर और माइक्रोमीटर का यूज कहाँ करते हैं? ठीक है, हाइड्रोमीटर, माइक्रोमीटर, टैकोमीटर और मल्टीमीटर का उपयोग कहाँ करते हैं? ठीक है, चलो थर्ड नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा 5 एम्पियर की एक सर्किट दर के लिए सही टिन तांबे का तार का उपयोग करेंगे। मतलब 5 एम्पियर की करंट है। ठीक है, और वो तार जो हमारा जो है वो टिन और तांबे का बना हुआ है। 5 एम्पियर की एक सर्किट दर के लिए सही टिन और तांबे का आकार क्या होना चाहिए? कह रहा 5 एम्पियर की एक सर्किट दर के लिए सही टिन तांबे के तार का आकार जो है वो क्या होना चाहिए? ठीक है, यानी कि हमको 5 एम्पियर की करंट प्रवाहित करानी है। 5 एम्पियर की करंट प्रवाहित करवानी है, तो उस तार का व्यास कितना होगा? SWG का मतलब क्या होता है? स्टैंडर्ड वायर गेज। गेज का मतलब क्या होता है? तार का व्यास नापना। ठीक है, तो माइक्रोमीटर का फिगर बना हुआ है बुक में, माइक्रोमीटर का बुक में फिगर बना हुआ है। तो उसमें क्या होती है? तो कुछ छेद होते हैं ऐसे ऐसे करके, गोल गोल करके ऐसे है, इसमें छेद होते हैं, बड़े होते हैं। ठीक है, जितना आगे बढ़ता जाएगा वो छेद उतना ही छोटा बनता जाएगा। तो पहले बड़ा होता है छेद, इसके बाद जितना आगे जाता जाएगा छेद क्या हो जाते हैं? छोटे बनते जाते हैं। ठीक है, तो जिसका जितना ज़्यादा छेद छोटा होगा, जिसका इसमें क्या होता है? जिसका जितना ज़्यादा छेद छोटा होता है, गैप जितना ज़्यादा कम होता है, उसका SWG का मान क्या होता है? उतना ही क्या होता है? ज़्यादा होता है। उसके SWG का मान उतना ही क्या होगा? ज़्यादा होगा। ठीक है, ठीक, इसको दूसरी भाषा में कह सकते हैं कि जिसका मतलब कि जितना देखो जिनका छेद सबसे ज़्यादा होगा, जिनका छेद सबसे बड़ा होगा, मतलब
तो उसका SWG का मान उतना ही कम होगा, ठीक है। यानी SWG का मान अगर ज़्यादा है, ठीक है, तो उसका जो गैप है, छेद है, वो क्या होगा, छोटा होगा। SWG का मान जितना कम होगा उसका छेद उतना ही क्या होगा, बड़ा होगा। ये चीज़ आती है, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है ऐसे, ठीक है। ऐसे पूछ लेगा कि एक है तुम्हारा 20 SWG का वायर है, एक तुम्हारा 50 SWG का वायर है, तो माइक्रोमीटर में किस गोले का साइज ज़्यादा होगा, तो जो छोटा होगा उसके गोले का साइज ज़्यादा होगा, ठीक है। तो अब जैसे 35 माइक्रोमीटर और 20 माइक्रोमीटर है, तो 35 माइक्रोमीटर का छेद क्या हो जाएगा, छोटा, ठीक है, और 20 माइक्रोमीटर का छेद क्या होगा, बड़ा होगा, ठीक है। चलो फिलहाल हमको करना था 5 एम्पियर, तो 5 एम्पियर की एक सर्किट है, ठीक है, उसके लिए कौन से SWG का तार का यूज करोगे। तो ये तो बिल्कुल रटने वाला क्वेश्चन है कि 5 एम्पियर की अगर कोई सर्किट है तो उसके लिए हम 35 SWG के वायर का प्रयोग करेंगे, ठीक है। यानी उस तार का व्यास कितना होना चाहिए, 35 SWG होना चाहिए। उस तार का व्यास कितना होना चाहिए, 35 SWG होना चाहिए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, 4th नंबर। कह रहा है जो फेज टेस्टर होता है, क्या होता है, जो हमारा फेज टेस्टर होता है वो कितने वोल्ट तक की कार्य करता है। जो हमारा फेज टेस्टर होता है वो कितने वोल्ट तक की कार्य करता है, फेज टेस्टर, ठीक है। तो जो हमारा फेज टेस्टर होता है वो 500 वोल्ट तक की काम करता है। कितने वोल्ट तक की काम करता है, 500 वोल्ट तक की काम करता है। तो फेज टेस्टर होता है हमारा कितने वोल्ट तक की काम करता है, 500 वोल्ट तक की काम करता है फेज टेस्टर। ये तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है। फेज टेस्टर में जो नियॉन लैंप लगा हुआ था वो कितने वोल्टेज तक की काम करता है, 500 वोल्ट तक की। अब जैसे हैमर, कह रहा है कि इसमें से हैमर का कौन सा भाग है, इस निम्न में से हैमर का कौन सा भाग है, ठीक है। चीक, अब फिगर देखो ध्यान से, उसमें चीक भी होता है, आई हॉल भी होता है, जो बीच वाला होता है जैसे करके, ये जो है इसी को बोलते हैं आई हॉल, ठीक है। हैंडल भी होता है, क्या होता है, हैंडल होता है, पकड़ने वाला जो होता है, यानी कि सभी पार्ट हमारे होते हैं, ठीक है। हैमर में क्या होता है, ये सभी पार्ट होते हैं, ठीक। अगले क्वेश्चन में आते हैं, 6ठे क्वेश्चन में। अब कह रहा है कि जो टैनन सा की जो ब्लेड है उसकी लंबाई कितनी होती है, जो ब्लेड होती है उसकी लंबाई कितनी होती है, टैनन सा की ब्लेड की लंबाई कितनी होती है, तो टैनन सा की ब्लेड की लंबाई कितनी होती है। ये भी मतलब कि क्वेश्चन कॉपी में लिख चुके हो वैसे, ठीक है। तो ये भी रटा हुआ क्वेश्चन है, मतलब ये सब क्वेश्चन रटने वाले हैं सब एक तरह से। तो टैनन सा की ब्लेड की लंबाई कितनी होती है, 30 सेंटीमीटर होती है टैनन सा की। तो याद रखना कि टैनन सा की जो ब्लेड की लंबाई होती है वो कितनी होती है, 30 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। तो टैनन सा की ब्लेड की लंबाई कितनी होती है, 30 सेंटीमीटर होती है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है ट्राई स्क्वायर, ठीक है, का प्रयोग कहाँ करते हैं। ट्राई स्क्वायर का प्रयोग कहाँ करते हैं, तो ट्राई स्क्वायर का प्रयोग जो है समकोणता जांचने के लिए करते हैं, ठीक है। ट्राई स्क्वायर का जो यूज है वो हम कहाँ करते हैं, समकोणता की परख जांचने के लिए करते हैं, ठीक है। समकोणता की परख जांचने के लिए प्रयोग करते हैं ट्राई स्क्वायर का, ठीक है। तो ट्राई स्क्वायर का यूज कहाँ करते हैं, समकोणता की परख जांचने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो ट्राई स्क्वायर का उपयोग कहाँ करते हैं, समकोणता की परख जांचने के लिए ट्राई स्क्वायर का यूज किया जाता है, ठीक है। तो ट्राई स्क्वायर के द्वारा जॉब की क्या नापी जाती है, तो ट्राई स्क्वायर के द्वारा जॉब की समकोणता यानी कि परख नापी जाती है, ठीक है। ट्राई स्क्वायर के द्वारा जॉब की समकोणता यानी कि परख नापी जाती है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि का उपयोग ठोकने, सीधा करने तथा बंकन कार्य के लिए किया जाता है। किसका उपयोग ठोकने, सीधा करने तथा बंकन कार्य के लिए किया जाता है, तो बॉल पिन हैमर। तो बॉल पिन हैमर का जो यूज है वो किसी चीज़ को ठोकने, सीधा करने और बंकन कार्य के लिए करेंगे, ठीक है, बॉल पिन हथौड़े का। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जो लकड़ी का जो हथौड़ा होता है उसको हैमर ही बोलते हैं, लकड़ी का हथौड़े को, ठीक है। तो उसका यूज़ तो नॉर्मली कारणों में करते हैं, जैसे मान लो कोई हमारी जैसे जो बक्सा होता है उसमें जो धातु यूज होती है उसको सीधा करने के लिए होता है, ठीक है। फ्रांस पिन हथौड़ा और कला हथौड़ा ये सब तो बेकार, ये समझो, ये सब तो को दूर दूर का चर्चा ना करो उनकी। तो बाल पिन हथौड़े का यूज कहाँ करते हैं, बाल पिन हथौड़े का यूज करते हैं, ठीक है। और बाल पिन हथौड़े का कितना ग्राम होता है लिख लेना। बाल पिन हथौड़े का जो यूज है
पहली बात तो वो इलेक्ट्रीशियन के लिए होता है, बाल पिन हथौड़े का यूज कहाँ होता है, इलेक्ट्रीशियन के लिए होता है, और उसका वजन कितना होता है, 400 ग्राम होता है। तो लिख लो क्वेश्चन फॉर्म में यहाँ पे लिखो, बाल पिन हथौड़े का यूज किसके लिए किया जाता है तथा इसका भार कितना होता है, तो 400 ग्राम का होता है। ठीक, देखो लकड़ी का थोड़ा को मैलेट बोलते हैं। ठीक है, पतली वाली चादरों को सीधा करने के लिए किया जाता है मैलेट का यूज। ठीक, अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि डिवाइडर का आकार कैसे व्यक्त करोगे। जो डिवाइडर होता है उसका आकार जो है वो कैसे व्यक्त करोगे डिवाइडर का। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि डिवाइडर का जो आकार है, शेप है, उसको कैसे डिनोट किया जाता है। ठीक है, इस तरह का होता है डिवाइडर। तो डिवाइडर क्या होता है कि मान लीजिए जैसे प्रकार होता है उसी बोलते हैं, समझो एक तरह से डिवाइडर। ठीक है, मार्किंग के लिए यूज़ होता है वैसे तो डिवाइडर। ठीक है, मार्किंग के लिए। तो इसमें क्या होता है, जैसे प्रकार होता है तो उसको एक तो प्रकार नीचे जैसे मतलब चुभा देते हैं तो इसको कर देते हैं एक को स्थिर, और जो एक टांग होती है वो हमारी मूवमेंट करती है। ठीक है, जो दूसरी टांग होती है वो हमारी क्या करता है, मूवमेंट करता है दूसरी टांग। तो वही अगर डिवाइडर का जो आकार है वो कैसे व्यक्त किया जाता है, तो डिवाइडर का आकार जो है चल एवं चूल एवं बिंदु के बीच की दूरी को, चूल यानी कि एक चल, ये चल बिंदु की, ठीक, और एक स्थिर बिंदु की, यानी कि चूल एवं बिंदु के बीच की दूरी को, ठीक है, डिवाइडर के आकार व्यक्त करता है। ठीक है, तो ये याद करने वाला क्वेश्चन है, डिवाइडर का जो आकार होता है वो कैसे नापेंगे, चूल एवं बिंदु के बीच की दूरी को। ठीक है, ये चूल एवं बिंदु के बीच की दूरी को डिवाइडर बोलते हैं, समझो। तो डिवाइडर का आकार जो है चूल एवं बिंदु के बीच की दूरी को नाप कर ही करते हैं। 5 सेंटीमीटर बोला गया तो 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस इन दोनों के बीच में बढ़ते थे और हम लोग गोला बना देते थे। ठीक है, तो वही बोला डिवाइडर का आकार कैसे व्यक्त किया जाता है, चूल एवं बिंदु के बीच की दूरी से किया जाता है। ठीक है, अब अगर दोनों टांगों कुल लंबाई यानी कि इसको प्लस इसको, ये तो गलत हो गया। दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी से, दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी तो बहुत कम होती है। ठीक है, न्यूनतम दूरी तो मान लो एक ही सटा कर रख दिया तो न्यूनतम दूरी बहुत ही कम बचेगी, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, इनमें से कोई नहीं गलत हो गया, यानी कि हमारा ए ऑप्शन करेक्ट है, चूल एवं बिंदु के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, डिवाइडर बोला जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कह रहा बरसात के दिनों में औजारों में जंग लगने के लिए उनमें क्या कर देना चाहिए ताकि जंग ना लगे। ठीक है, तो बरसात के दिनों में औजारों के जंग को बचाने के लिए, ठीक है, जंग से बचाने के लिए, तो बरसात के दिनों में औजारों को जंग से बचाने के लिए क्या करना चाहिए, तो उन पर क्या करना चाहिए, मोबाइल ऑयल या ग्रीस लगा देना चाहिए। क्या करना चाहिए, उन पर मोबाइल ऑयल या ग्रीस लगा देना चाहिए। तो बरसात के दिनों में औजारों को जंग से बचाने के लिए उन पर मोबिल ऑयल या ग्रीस का लेप करना चाहिए। ठीक है, तो बरसात के दिनों में औजारों को जंग से बचाने के लिए उन पर मोबिल ऑयल या करना चाहिए, मोबिल ऑयल या ग्रीस करना चाहिए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है स्पार्क प्लग आदि का जो एयर गैप होता है वायु अंतराल मापने के लिए किसका यूज करते हैं। ठीक है, स्पार्क प्लग आदि का वायु अंतराल मापने के लिए किसका यूज किया जाता है, स्पार्क प्लग आदि का वायु अंतराल नापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो एयर गैप नापना है। क्या नापना है, एयर गैप नापना है। तो एयर गैप नापने के लिए किसका यूज करेंगे, फीलर गेज का यूज करेंगे। ठीक है, तो एयर गैप नापने के लिए किसका यूज करेंगे, फीलर गैप का यूज किया जाता है एयर गैप नापने के लिए। ठीक है, तो वही बोल रहा है कि स्पार्क प्लग आदि का वायु अंतराल यानी एयर गैप नापने के लिए किसका यूज किया जाता है, तो फीलर गेज का यूज किया जाता है एयर गैप नापने के लिए। ठीक है, तो स्पार्क प्लग आदि का वायु अंतराल यानी एयर गैप मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण कौन सा है, तो फीलर गेज है। क्या है, फीलर गेज है। तो स्पार्क प्लग आदि का वायु अंतराल मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण कौन सा है, फीलर गेज है हमारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बाहरी माइक्रोमीटर जो 0 से 25 mm क्षमता का है, एक बाहरी माइक्रोमीटर जो 0 से 25 mm क्षमता का है, का न्यूनतम पाठ्यांक कितना होता है, का न्यूनतम पाठ्यांक बताना है
जो माइक्रोमीटर है उसका न्यूनतम पाठ्यांक कितना होगा। ठीक है, जो माइक्रोमीटर है हमारा उसका न्यूनतम पाठ्यांक जो है कितना होगा ये हमको बताना है। तो एक बाहरी माइक्रोमीटर जो 0 से 25 mm क्षमता का है, ठीक है, का न्यूनतम पाठ्यांक कितना होता है। तो कितना होता है न्यूनतम पाठ्यांक 0.001 mm होता है। कितना होता है 0.001 mm होता है। तो एक बाहरी माइक्रोमीटर जो 0 से 25 mm क्षमता का है का न्यूनतम पाठ्यांक कितना होगा 0.001 mm। तो कितना होगा 0.001 mm होता है। चलो आगे करते हैं बात 13 नंबर क्वेश्चन की। कह रहा है कि मैट्रिक प्रणाली में ठीक है जो 1 इंच है वो किसके बराबर होता है। मैट्रिक प्रणाली में 1 इंच जो होता है, मैट्रिक प्रणाली में जो 1 इंच होता है वो कितने बराबर होता है। तो 1 इंच बराबर होता है 2.54 सेंटीमीटर। कितना होता है 2.54 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 2.54 सेंटीमीटर होता है। तो एक माइक्रोमीटर बराबर होता है 2.54 मीटर होता है, सॉरी सेंटीमीटर होता है। तो 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर तो होता है। हमारे आंसर किस में दे रखे हैं mm में, किस में आंसर दे रखे हैं mm में दे रखे हैं। ठीक है, तो 2.54 तो सेंटीमीटर होता है। अब mm में चेंज करना है, किस में चेंज करना है mm में। तो क्या करेंगे, तो mm में चेंज करने के लिए क्या हो जाएगा 25.4 mm हो जाएगा। 25.4 mm कितना हो जाएगा 25.4 mm होता है। अब जैसे मीटर होता है, मीटर से मिमी बनाने के लिए 10⁻³ होते, 10⁻³ से गुणा कराते हैं। ठीक है, क्योंकि 1 मीटर में 10⁻³ होता है, mm होता है। तो सेंटीमीटर में क्या होगा 2 कम हो जाएगा, क्योंकि सेंटीमीटर में क्या होता है 100 होता है। जैसे मान लो 10⁻³ का मतलब हो गया, देखो इस तरह से, देखो ऐसे होता है। 1 मीटर में जो होता है हमारा 10⁻³ mm होता है, इस तरह से। ठीक है, 10⁻³ mm। अब इसको सेंटीमीटर में अगर 10⁻³ है, सेंटीमीटर में क्या होता है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो 1 सेंटीमीटर में कितने mm होंगे, तो 1 सेंटीमीटर में 10 mm होते हैं। ठीक है, तो जब 2.54 सेंटीमीटर है, इसको mm में अगर चेंज करना है तो क्या करेंगे 10 से क्या कराएंगे गुणा कराएंगे। तो 10 से गुणा कराएंगे तो mm में चेंज हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि सेंटीमीटर में 10 mm होते हैं। तो क्या होगा 25.4 mm हो जाएगा। क्या हो जाएगा 25.4 mm हो जाएगा। ठीक है, तो 25.4 mm इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, चलो 14 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा वायर गेज प्लेट का आकार कैसा होता है। ठीक है, तो वायर गेज होता है उसके प्लेट का जो है वो आकार कैसा होता है। ठीक है, तो वायर गेज के प्लेट का आकार कैसा होता है। ठीक है, फिगर देखो ज़रा उसमें, तो वायर गेज का जो फिगर देखोगे वो गोलाकार होता है। वायर गेज हमारा कैसा होता है गोलाकार, कैसा होता है गोलाकार होता है। तो वायर गेज जो हमारा कैसा होता है गोलाकार होता है। ठीक है, गोलाकार और वृत्ताकार में अंतर होता है। वृत्ताकार जो होता है वर्गाकार जो होता है वो 2D आकृति है, और गोलाकार जो 3D आकृति है। ठीक है, तो वायर गेज प्लेट का आकार कैसा होता है गोलाकार होता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है इलेक्ट्रिक टेस्टर में किस बल्ब का यूज करते हैं। तो याद है बिल्कुल रटा हुआ क्वेश्चन है। इलेक्ट्रिक टेस्टर में किस बल्ब का यूज किया जाता है। इलेक्ट्रिक टेस्टर में किस बल्ब का यूज किया जाता है, किस बल्ब का यूज किया जाता है इलेक्ट्रिक टेस्टर में। तो इलेक्ट्रिक टेस्टर में नियॉन लैम्प का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है नियॉन। तो इलेक्ट्रिक टेस्टर में किसका यूज किया जाता है नियॉन लैम्प का यूज किया जाता है इलेक्ट्रिक टेस्टर में। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक टेस्टर में किसका यूज किया जाता है नियॉन लैम्प का यूज किया जाता है इलेक्ट्रिक टेस्टर में। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक टेस्टर में किसका यूज किया जाता है नियॉन लैम्प का यूज किया जाता है। ठीक, तो किसका यूज करेंगे इलेक्ट्रिक टेस्टर में हम लोग नियॉन लैम्प का यूज करेंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है कि कौन सा बिजली टूल बहुत कम जगह में स्क्रू लगाने के लिए यूज होता है। तो लॉन्ग नोज प्लायर। तो ठीक है, लॉन्ग नोज प्लायर का यूज जो है बहुत कम जगह करते हैं। तो कौन से बिजली का जो टूल है वो बहुत स्क्रू लगाने के लिए उपयोगी है,
निम्न में से कौन सा बिजली का टूल स्क्रू लगाने के लिए बहुत कम उपयोगी है, बहुत कम उपयोग किया जाता है? तो लॉन्ग नोज प्लायर का यूज बहुत कम करते हैं, ठीक है। मैलेट का ज़्यादा यूज करते हैं। मैलेट का यूज पहली बात तो स्क्रू लगाने के लिए नहीं करते हैं, ठीक है, स्क्रू लगाने की बात कर रहा है, ठीक है। तो स्क्रू लगाने का प्रयोग जो है बहुत कम किस में किया जाता है? तो मैलेट से तो स्क्रू लगाते नहीं है, पोकर से भी स्क्रू नहीं लगाते हैं, और कटिंग प्लायर से भी स्क्रू नहीं लगाते। पहली बात तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? लॉन्ग नोज प्लायर का। और इसका यूज क्या करते हैं? बहुत कम करते हैं लॉन्ग नोज प्लायर का यूज, ठीक है। स्क्रू लगाने के लिए बहुत कम किया जाता है। तो पहली बात तो ऑप्शन से ही तुम आंसर दे सकते थे, 3 ऑप्शन तो बेकार ही हो गया। 3 ऑप्शन हमारा पोकर, मैलेट और कटिंग प्लायर से तो स्क्रू लगाते ही नहीं थे, ठीक है। तो लॉन्ग नोज प्लायर से हम लोग स्क्रू लगाते थे, ठीक है। लंबी व चपटी चोंच वाला होता है, फिगर देख लो, बिल्कुल ऐसे करके बना होता है। 2 टाइप के निकले होते हैं, ऐसे करके चोंच टाइप की निकली होती है। चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा पीवीसी ट्यूब धातु, पीवीसी ट्यूब धातु के पाइप और धातु की फ्रेम को काटने के लिए किस इलेक्ट्रिक उपकरण का यूज करते हैं? तो मतलब वही कह रहा है पीवीसी ट्यूब हमारा है, धातु की पाइप है, और धातु की फ्रेम को काटने के लिए किस इलेक्ट्रिक उपकरण का यूज किया जाता है? तो किसका यूज करोगे? मैलेट का यूज तो करोगे नहीं, मैलेट के ठोकने वोकने के लिए होता है। हैमर का प्रयोग भी नहीं करेंगे। पोकर के छेद करने के लिए होता है हेक्सा ब्लेड। किसका यूज करेंगे? हेक्सा ब्लेड का। जो आरी होते हैं उसी को बोलते हैं हेक्सा, ठीक है। तो आरी का यूज करते हैं धातु की पाइप वगैरह को काटने वगैरह के लिए, ठीक है। तो किसका यूज करेंगे? हेक्सा का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे हम लोग? हेक्सा का यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है? 18 नंबर क्वेश्चन क्या है? कह रहा है कि पदार्थ मृदु होने के कारण, मृदु मतलब होता है सॉफ्ट, मृदु का मतलब क्या होता है? सॉफ्ट होता है, ठीक है। तो पदार्थ सॉफ्ट होने के कारण विकृत हो जाता है। पदार्थ सॉफ्ट होने के कारण क्या हो जाता है? मृदु होने के कारण क्या होता है? विकृत हो जाता है। तो विकृत हो जाने की वजह से एस डब्ल्यू जी के इस्तेमाल से किस वायर को मापा नहीं जा सकता है, ठीक है। एस डब्ल्यू जी के वायर को किस प्रकार से मापा नहीं जा सकता? सॉफ्ट होने के कारण क्या होता है? विकृत हो जाता है। तो इसका यूज, ठीक है, विकृत हो जाने के कारण एस.डब्ल्यू.जी के इस्तेमाल से किस वायर का मापा नहीं जा सकता, मतलब एस.डब्ल्यू.जी का प्रयोग ही नहीं कर सकते। नहीं वायर जो माइक्रोमीटर होता है, ठीक है, स्टैंडर्ड वायर गेज जो होता है, ठीक है, तो उसमें हम लोग नाप नहीं सकते हैं उस वायर को। तो कौन सा वायर है? एल्यूमिनियम है। एल्यूमिनियम क्या होता है? सॉफ्ट वगैरह होता है, ठीक है। एल्यूमिनियम क्या होता है? सॉफ्ट होता है, नरम होता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एल्यूमिनियम हो जाएगा। तो पदार्थ मृदु होने के कारण, पदार्थ मृदु होने के कारण विकृत हो जाता है। विकृत हो जाने की वजह से एस डब्ल्यू जी के इस्तेमाल से किस वायर का मापा नहीं जा सकता है? तो किस वायर को नहीं नापा जा सकता है? एल्यूमिनियम के तार को नापा नहीं जा सकता है। किस वायर को नहीं नापा जाता है? एल्यूमिनियम के तार को नहीं नापा जा सकता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है कि प्लायर्स का निर्माण किस, देखो ये सब क्वेश्चन ऐसे हैं यार रटने वाले, इसमें कुछ समझाने की चीज़ ही नहीं है, ठीक ना, जो हम तुमको समझाएं। अब कह रहा है जो प्लायर्स है, क्या है? जो प्लायर्स है, तो प्लायर्स का जो निर्माण किस धातु के लिए करते हैं? जो प्लायर्स होता है उसका निर्माण जो किस धातु के लिए होता है? तो क्या होता है? इस्पात से इसका धातु, इसका यूज करते हैं, ठीक है। बाकी कहीं कहीं इसका आंसर लोहा भी होता है। जो प्लायर्स है वो लोहे का बना होता है, ठीक है ना। तो उसको नहीं देखना है, तो इस्पात हमको देखना है। यानी जो प्लायर्स होता है वो किसका बना होता है? प्लायर्स जो होता है हमारा इस्पात का बना होता है, ठीक है। जो हमारा प्लायर्स होता है वो किसका बना होता है? जो प्लायर्स होता है वो हमारा इस्पात का बनाया जाता है। किसका बनाया जाता है? इस्पात का। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत मैकेनिक के लिए आवश्यक पेचकस सैक की लंबाई कितनी होती है? देखो एक तो ये पेचकस होता है पकड़ने वाला होता है, जो बीच की डंडी होती है इसी को बोलते हैं सैक। इसी को क्या बोलते हैं? सैक बोलते हैं। तो कह रहा है इसकी जो लंबाई है, इसकी जो लंबाई है वो कितनी होनी चाहिए, ठीक है। तो विद्युत मैकेनिक के लिए आवश्यक पेचकस सैक की लंबाई कितनी होनी चाहिए? 8 से 30 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो विद्युत मैकेनिक के लिए आवश्यक पेचकस सैक की लंबाई कितनी होनी चाहिए? तो विद्युत मैकेनिक के लिए आवश्यक पेचकस सैक की लंबाई जो है 8 सेंटीमीटर से 30 सेंटीमीटर होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 8 सेंटीमीटर से
30 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। तो विद्युत मैकेनिक के लिए आवश्यक पेचकस सैक की लंबाई कितनी होनी चाहिए? विद्युत मैकेनिक के लिए आवश्यक पेचकस सैक की लंबाई जो है 8 से 30 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 8 से 30 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। विद्युत मैकेनिक के लिए आवश्यक पेचकस सैक की लंबाई 8 से 30 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्या बोल रहा है? कह रहा प्रिंटेड सर्किट बोर्ड पर छिद्र करने से पूर्व प्रिंटेड सर्किट बोर्ड पर छिद्र करने से पूर्व चिन्ह बनाने के लिए किस औजार का प्रयोग किया जाता है? किस औजार का प्रयोग किया जाता है? तो कह रहा प्रिंटेड सर्किट बोर्ड पर छिद्र करने से पूर्व चिन्ह बनाने के लिए किस औजार का यूज करेंगे? ठीक है, डिवाइडर का यूज तो करते नहीं है। डिवाइडर का यूज कह रहा कि चिन्ह बनाना है, हमको मार्किंग करनी है, ठीक है, छेद करने से पहले, ठीक है। डिवाइडर का यूज को दूरी वगैरह नापने के लिए करते हैं, 2 बिंदु की, ठीक है। स्क्राइबर हो गया। तो अब क्या होता है? पंच, यानी कि पंच का यूज करते हैं। तो मार्क छेद करने के लिए किसका यूज करते थे? तो पंच का यूज करते थे, ठीक है। डिवाइडर का यूज तो मार्किंग वगैरह के लिए भी करते हैं, ठीक है, बीच की दूरी नापने के लिए भी करते हैं। तो पंच का यूज जो है, किसका यूज? पंच का यूज। बहुत अच्छे से पढ़ चुके हो पंच के बारे में, तो कॉपी में बहुत अच्छे से लिखा हुआ है, ठीक है। तो छिद्र करने के लिए किसका यूज करते हैं? पंच का यूज करते हैं, ठीक है। छिद्र करने के लिए किसका यूज करते हैं हम लोग? पंच का यूज किया जाता है छिद्र करने के लिए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 22 क्वेश्चन क्या है? अब सेंटर पंच का जो पॉइंट कोड है वो कितना होता है? बिना ऑप्शन देखे ही बता सकते हो। सेंटर पंच की बात कर रहा है, तो सेंटर पंच के लिए कोण कितना हो रहा है? 90 डिग्री की होता है, ठीक है। तो सेंटर पंच के लिए कितना होता है? 90 डिग्री का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? कह रहा है कि निम्न में से कौन सा प्रकार रेती की रेट के अनुसार है? कह रहा रेती की रेट के अनुसार कौन सा है इसमें? रफ है, बास्टर्ड है, ठीक है, कि हैंड स्मूथ है, कि डबल कट है, कि डबल कट है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डबल कट, ठीक है, डबल कट रेती। तो कौन सा प्रकार रेती के ग्रेड के अनुसार है? तो डबल कट जो है रेती के अनुसार है। कौन सा है? डबल कट। रफ हो गया, बास्टर्ड हो गया, डेड स्मूथ, ये सब नहीं होता है, ठीक है। क्या होता है? डबल कट होता है रेती के अनुसार। रेती के बारे में बता चुके तुमको कितने प्रकार की होती है। डबल कट रेती भी होती है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? डबल कट। डेड स्मूथ, ये बास्टर्ड, रफ, ये सब तो होता ही नहीं है। तो डबल कट प्रकार की रेती होती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डबल कट रेती। रेती जहाँ लिखा उसको खोलो, समझ में आ जाएगा आंसर। 24 नंबर क्वेश्चन है। क्या जो वायर स्टीपर में, तो वायर स्टीपर होता है, ठीक है, वायर स्टीपर की लंबाई कितनी होती है? जो वायर स्टीपर उपकरण होता है उसकी लंबाई कितनी होती है? ठीक है, वायर स्टीपर की लंबाई जो होती है वो 20 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। तो वायर स्टीपर की जो लंबाई हमारी होती है, ठीक है, वायर स्टीपर की जो लंबाई होती है हमारी कितनी होती है? 20 सेंटीमीटर की होती है। कितनी होती है? 20 सेंटीमीटर की होती है। वायर स्टीपर की लंबाई कितनी होती है? 20 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। तो वायर स्टीपर की लंबाई कितनी होती है? 20 सेंटीमीटर हमारी होती है वायर स्टीपर की लंबाई, ठीक है। तो वही बोला, वायर स्टीपर की लंबाई कितनी होती है? वायर स्टीपर की लंबाई जो है हमारी 20 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है? वायर स्टीपर की लंबाई 20 सेंटीमीटर होती है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा कौन सा मार्किंग औजार नहीं है? कह रहा इसमें से बताना कि मार्किंग औजार कौन सा नहीं। तो स्निप जो है हमारा मार्किंग औजार नहीं है। स्निप से क्या करते हैं हम लोग? स्निप जो हमारा होता है उसमें क्या होता है? जॉब को लगाते हैं, उसको टाइट करते हैं, ठीक है। तो जॉब को पकड़ने के लिए काम आता है स्निप। स्निप का यूज कहाँ करते हैं? जॉब को पकड़ने के लिए करते हैं, ठीक है। तो स्निप का यूज कहाँ करते हैं? जॉब को पकड़ने के लिए। जो हमारा काम करने वाला जो उपकरण है उसको उसमें रखते हैं, तो वो पकड़ बनाता है, ताकि टाइट से पकड़ लेता है, तब उस जॉब पे काम करते हैं। तो स्निप का यूज कहाँ करते हैं? जॉब को पकड़ने के लिए करते हैं, ठीक है। ये मार्किंग का हमारा नहीं है औजार स्निप, ठीक है। स्क्राइबर हो गया, पंच हो गया, डिवाइडर हो गया, सब मार्किंग के लिए औजार है। पंच से जो छेद कर लेते हैं, मान लीजिए पंच से तो छेद भी कर लेते हैं, मार्किंग भी कर लेते हैं, ठीक है। तो स्निप का यूज जो होता है वो जॉब को पकड़ने के लिए किया जाता है, ठीक। थ्योरी कायदे से पढ़ लो उसमें, ठीक है।
तो थ्योरी का भी बार बार रिवीजन करते रहो, क्वेश्चन फॉर्म का, मतलब बस 2 ही किताबें फॉलो करो, यही 2 किताबें बिल्कुल रट डालो 10 से 15 बार। चलो अगली बात करते हैं। अगर आप फोल्डिंग टूल के अंतर्गत निम्न में से कौन से औजार नहीं आते हैं? अगर आप फोल्डिंग टूल, फोल्डिंग मतलब जो फोल्ड कर लेते हो, जैसे मतलब कुछ चाकू होती है, जैसे मान लो जो फोल्ड करके क्या हो जाती है, उसी लकड़ी के अंदर बंद हो जाती है, ऐसे चाकू आती है करके, तो उसको जब ऐसे घुमाते हैं तो घूम जाती है, लकड़ी के अंदर बन जाती है, ये तो इसी को बोलते हैं फोल्डिंग। क्या बोलते हैं? फोल्डिंग, मतलब जो फोल्ड हो जाए। तो वही क्वेश्चन बोल रहा है कि फोल्डिंग टूल के अंतर्गत निम्न में से कौन से औजार नहीं आते हैं? फोल्डिंग टूल के अंतर्गत कौन से औजार नहीं आते हैं? ठीक है, तो वाइस जो होता है, वाइस जो हमारा फोल्डिंग टूल के अंतर्गत नहीं आता है, तो वाइस जो होता है वो फोल्डिंग टूल के अंतर्गत नहीं आता है। बाकी कोड स्टील हो गया, सील लैंप हुए, सब क्या होते हैं? फोल्ड होते हैं। कैसे होते हैं? फोल्डर टाइप के होते हैं। लेकिन वाइस जो होता है हमारा फोल्डिंग प्रकार का नहीं होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा है इलेक्ट्रिक ड्रिल के द्वारा से बनी वस्तुओं में छेद करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। मतलब इलेक्ट्रिक ड्रिल के द्वारा, ठीक है, किसमें छेद नहीं करना चाहिए? इलेक्ट्रिक ड्रिल के द्वारा किसमें छेद नहीं करना चाहिए? तो स्टील में छेद नहीं करना चाहिए, तो बात लिखी हुई है। तो स्टील में जो है वो हम छेद इलेक्ट्रिक ड्रिल मशीन से नहीं करते, बाकी लकड़ी प्लास्टिक ये सब में किया जाता है। तो स्टील में यूज नहीं किया जाता। ड्रिल मशीन का प्रयोग जो है, इलेक्ट्रिक ड्रिल मशीन का यूज जो है स्टील के लिए, स्टील धातुओं के लिए नहीं करते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक ड्रिल मशीन का यूज जो है स्टील धातुओं के लिए नहीं किया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन, यानी टूल स्टील। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि ड्रिल बिट का वह भाग जिसे पकड़कर ड्रिलिंग मशीन के द्वारा उसे चलाया जाता है उसको क्या कहते हैं? ठीक है, ड्रिल बिट का वह भाग जिसे पकड़कर ड्रिलिंग मशीन के द्वारा उसे चलाया जाता है उसको क्या कहा जाता है? तो किसको पकड़ के चलाओगे? सैक को पकड़ के चलाओगे। ठीक है, तो ड्रिल बिट में जो सैक होता है उसको पकड़ करके हम लोग क्या करते हैं? मशीन के द्वारा उसको चलाते हैं, तो सैक को पकड़ करके चलाते हैं। ठीक है, ये 29 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत कार के लिए उपयुक्त स्पैनर कौन सा होता है? विद्युत कार के लिए उपयुक्त स्पैनर कौन सा होता है? तो विद्युत कार के लिए कौन से स्पैनर का यूज किया जाता है, ये पूछ रहा है। विद्युत कार के लिए कौन से स्पैनर यूज किया जाता है? डबल एंडेड स्पैनर जो होता है सबसे ज़्यादा उपयोग होता है। ठीक है, डबल एंडेड स्पैनर जो है वो विद्युत कार के लिए सबसे ज़्यादा यूजफुल होता है। ठीक है, तो विद्युत कार के लिए कौन सा स्पैनर सबसे ज़्यादा यूज होता है? डबल एंडेड स्पैनर जो है सबसे ज़्यादा यूज होता है। ठीक है, उसका यूज क्या करते हैं? नट बोल्ट कसने के लिए किया जाता है। ठीक है, नट बोल्ट कसने के लिए डबल एंडेड स्पैनर का यूज किया जाता है। चलो ये चैप्टर ख़त्म हो गया। ठीक है, अगर कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो तो पूछ लेना। ठीक है, क्योंकि हमें नहीं लगता है कि इसमें कुछ बताने लायक चीज़ें थी। जो बताने लायक चीज़ें हैं इसमें सब रटने वाली चीज़ें हैं इसमें। ठीक ना, चलो।